हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक देखिएगा। आज का जो सेशन है वो लेखपाल प्रैक्टिस सेट को लेके हम लोग चल रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे वहाँ से आप जाके विजिट कर सकते हैं। अगर हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य नोटिफिकेशन भी समय के साथ पहुँचती रहे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन। किसी ने क्या खूब लिखा है, ठीक है, किसी ने क्या खूब लिखा है कि किसी ने बताया कि इंसान यूं ही नहीं बदलता। ठीक है, किसी ने बताया कि इंसान यूं ही नहीं बदलता, पहले दिल थकता है, फिर खामोशी आती है और अंत में बदलाव आता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही बदलाव हो जाता है। तो एक दिन में बदलाव नहीं होता है, काफ़ी लंबा समय लगता है और ऐसे स्थिति पैदा हो जाती है बीच में, कोई इंसान को बदलने पे मजबूर कर देती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, बड़े ही ध्यान से दिया है कि मिलान करें। ठीक है, तो सूची 1 है, सूची 2 है, इसको हमको मिलान करना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ब्रह्म समाज, ठीक है, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना किसने किया है वो हमें देखना है इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज का किसने किया था, तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं रामकृष्ण मिशन, और रामकृष्ण मिशन की अगर बात आती है तो ये हो जाते हैं स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर इसका एक के साथ चला जाएगा, एक के। ठीक, उसके बाद आता है आर्य समाज। आर्य समाज की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके साथ जाएगा, तो ये चला जाएगा आपका दयानंद सरस्वती के साथ चला जाएगा। और सत्य शोधक समाज आ जाएगा ज्योतिराव फूले, ज्योतिराव फूले। तो ये आप देख रहे हैं कैसे कैसे सही है। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4। आइए अब इसको हम लोग देखते हैं कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। 3 1 3 1 सॉरी 3 2 1 और 4 था। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। हमें बताना है वो सन कौन सा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1527 था, बी कह रहा है कि 1526 था, सी कह रहा है कि 1525 था, और डी कह रहा है कि 1524 था। अगर हम बात करते हैं जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी, चलिए तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1526। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें अगर हम बात करें तो बाबर विजयी हुआ था। क्या हुआ था, तो बाबर विजयी हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी। जो आंग्ल मैसूर युद्ध जब लड़े जा रहे थे तो प्रथम जो उसकी संधि हुई थी वो किस युद्ध के द्वारा, किस संधि के द्वारा युद्ध को समाप्त किया गया था या विराम दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मंगलौर की संधि, बी कह रहा है कि मद्रास की संधि, और सी कह रहा है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि, और डी कह रहा है कि सूरत की संधि। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मद्रास की संधि के द्वारा जो है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मद्रास की संधि। किसके द्वारा, मद्रास की संधि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सैडलर आयोग 1917 मुख्य रूप से किस विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच के लिए बनाया गया था। हमें बताना है 1767 1917 में
1917 में सैडलर आयोग मुख्य रूप से किस विश्वविद्यालय के समस्याओं के जांच के लिए बनाया गया था? ऑप्शन कह रहा है कि बॉम्बे विश्वविद्यालय, बी कह रहा है कि मद्रास विश्वविद्यालय और सी कह रहा है कोलकाता विश्वविद्यालय और डी कह रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कलकत्ता विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा? कलकत्ता विश्वविद्यालय हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? कलकत्ता विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? ठीक है, हमें बताना है कि सर्वप्रथम पहली बार महात्मा गांधी ने भारत में, ये भारत याद रखिएगा, अगर भारत नहीं होता तो आंसर इसका बदल जाता। ठीक है, जो कि इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन भारत की वजह से इसका ऑप्शन भी फिर बदल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अहमदाबाद में किया था, बी कह रहा है खेड़ा में किया था, सी कह रहा है चंपारण में और डी कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में। अगर हम बात करते हैं कि भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था, तो इस हिसाब से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण में। कहाँ हो जाएगा? चंपारण में हो जाएगा। और चंपारण कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। ये भी आप याद रखिएगा, कहाँ पड़ता है? तो बिहार में। ठीक है, तो बिहार में पड़ता है। ठीक है, अगर ये भारत न होता, अगर ये भारत न होता, सिर्फ इतना क्वेश्चन कहता कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था, तो ऑप्शन हो जाता हमारा दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाता हमारा ऑप्शन? दक्षिण अफ्रीका सही हो जाता। लेकिन भारत पूछा है तो भारत की वजह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, चंपारण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा जो अगर क्वेश्चन को समझते हुए चलिएगा, बिल्कुल ध्यानपूर्वक, नहीं को ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए अभी हमने आपको बता दिया कि चंपारण होता है, और एग्जाम में हो सकता है कि भारत हटा के अगर सिर्फ यही क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप तुरंत मारेंगे चंपारण, जो कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर आप हमारे ऊपर डिगरा फोड़ देंगे कि भैया आपने गलत पढ़ाया था। जी हमने गलत नहीं पढ़ाया था, हमने आपको बताया है कि अगर भारत के साथ पूछेगा तो चंपारण हो जाएगा, अगर भारत नहीं रहेगा तो उस हिसाब से दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? हमें बताना है कि किससे संबंधित था। ठीक है, कौन सा 73वां संविधान संशोधन? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नगर पालिका संस्थान, बी कह रहा है कि राज्य स्तरीय लगान न्यायाधीकरणों की स्थापना, और सी कह रहा है कि 8वीं अनुसूची, और डी कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाएं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, पंचायत राज्य संस्थाएं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पंचायत राज्य संस्थाएं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल कितना समय लगा था? भारत के संविधान को जब तैयार किया जा रहा था तो कुल कितना दिन लगा था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 2 वर्ष 10 माह 18 दिन लगा था, बी कह रहा है कि 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन लगा था, सी कह रहा है 3 वर्ष 1 माह और 10 दिन लगा था, और डी कह रहा है कि 2 वर्ष 9 माह और 12 दिन लगा था। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 वर्ष 11 माह 17 दिन लगा था। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कहीं कहीं यहाँ पे आपको 18 दिन भी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को ऑप्शन बिल्कुल सेम रहेगा, ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 वर्ष 11 माह 17 दिन कहीं कहीं देता है और किसी किसी बुक में 18 दिन भी दे देता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 2 चीज़ याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 माह ये बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है, बाकी दिन की संख्या जो है 17-18 होता रहता है, तो इससे हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो 2 वर्ष इस 3 ऑप्शन में है। ठीक है, लेकिन 11 माह की अगर बात करते हैं तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो 2 वर्ष 11 माह 17 दिन या 18 दिन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रशासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अमेरिका से लिया गया है, बी कह रहा है ब्रिटेन से लिया गया है, सी कह रहा है कि आयरलैंड से लिया गया है, और डी कह रहा है कि कनाडा से लिया गया है। अगर हम देखें कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड ब्रिटेन। ठीक है, अच्छा आप हमें एक चीज़ बताइएगा, अगर आप कभी भी जियोग्राफी अगर पढ़े होंगे तो आपको शायद पता होगा,
ब्रिटेन और इंग्लैंड में अंतर क्या है? देखिए, कभी कभी हम कहते हैं इंग्लैंड, कभी कभी कहते हैं ब्रिटेन और कभी कभी कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। तो ये तीनों जो भाषाएं हैं, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं? ठीक है, अगर किसी को भी पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आगे फिर कभी सेट में अगर ये क्वेश्चन अगर मिलता है ऐसे ब्रिटेन के प्रपक्ष में, तो ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर किसी को पता होगा तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको आगे बता सकता हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख इनमें से किया गया है, किसमें किया गया है? ऑप्शन नंबर कह रहा है कि भाग 4A में किया गया है, बी कह रहा है कि 4 में किया गया है, और सी कह रहा है कि भाग 3 में किया गया है, और डी कह रहा है कि अनुसूची 4A में किया गया है। ठीक है, तो पहले तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि भाग और अनुसूची दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन आप हमें बताते रहिए, तब तक मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। देखिए, जो भाग होता है भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान में टोटल भागों की अगर बात की जाए तो 22 भाग हैं। कितने भाग हैं टोटल? अगर हम भागों की बात करते हैं तो टोटल आपको 22 भाग देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर वहीं अनुसूची की बात करते हैं तो 12 अनुसूची आपको देखने को मिलेगी। अगर वहीं आर्टिकल की बात करते हैं तो 395 जो है कि आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये याद रखिएगा, भाग कितने हैं? 22, अनुसूची 12, और अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो 395। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख इनमें से किसमें किया गया है? तो 4A में किया गया है। किसमें किया गया है? 4A में। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख इसमें से किसमें किया गया है? तो भाग 4 में किया गया है। किसमें? भाग 4 में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के लिए DPSP, ठीक है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? हमें बताना है। ठीक है, कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं या सिद्धांत हैं, यह किस संविधान से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि USA, बी कह रहा है फ्रांस, सी कह रहा है आयरलैंड, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। अगर DPSP की हम बात करते हैं तो यह किससे लिया गया है? तो यह लिया गया है आयरलैंड से। किससे लिया गया है? आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आप हमें एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे हम कर लेते हैं, आपको अगर आएगा तो आप जरूर बताइएगा। DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अगर हम बात करते हैं मौलिक सिद्धांत, तो मौलिक सिद्धांत जो है इसको हम लेके न्यायालय जा सकते हैं। इसमें जो भी अगर आपके अनुरूप नहीं हो रहा है तो आप इसको लेके न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भी है कि राज्य को या फिर राज्य के जो लोग हैं उनको ये चीज़ें दी जाएगी। ठीक है, लेकिन आप उसको लेके न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, न्यायालय नहीं जा सकते हैं, याद रखिएगा। कहने का मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, लेकिन संसाधन और जो है कि GDP काफ़ी ख़राब स्थिति में थी और हम लोग आज़ाद हुए थे। और उसी वक्त जो है कि 62 हो गया, 65 हो गया, युद्ध भी झेले थे। तो जिस तरीके से हमें लगा कि हम अपने जनता को और कुछ देना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं दे पाएंगे, तो उस हिसाब से हमने उस सारे चीज़ों को, ज़रूरत वाली चीज़ों को हमने लाके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रख दिया। इसके कहने का अनुसार यह है, या इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जब सरकार के पास वो सुविधा हो जाएगी तो वो सारी सुविधाएं जनता को दी जाएंगी। ठीक है, और तब तक के लिए इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रख दिया। उसके बाद जैसे जैसे जो भी चीज़ें हम लोगों को लगता है तो इसमें से हम लोग संशोधन करके निकाल के और किसी भाग में ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखेंगे तो 21A में बोला गया है कि राज्य के सभी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। वो संविधान संशोधन करके यहाँ लाया गया था। वो भी पहले कहाँ अधिकार था? तो शिक्षा का अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो वो भी हमारा DPSP में ही पहले हुआ करता था। ठीक है, संशोधन करके लाए हैं। अब आप हमें संशोधन बता दीजिएगा कि किस संशोधन के थ्रू जो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो बना था, एक अनुच्छेद 21A, ठीक है, 21A में कहता है कि 6 राज्य के सभी, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।
कितना 6 से 14 वर्ष को। और संशोधन कौन सा हुआ है आप बताएं। तो अभी ऐसे बहुत सारे जो कि ज़रूरत है हम लोगों को, लेकिन अभी हम लोग कुछ लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं, तो वो सारी चीज़ें अभी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत या सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है। जैसे ही उसकी ज़रूरत लगती है तो यहाँ से हम संशोधन करके उसको बाहर निकाल के और लागू कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए मौलिक अधिकार जो होता है, अगर उसमें कोई भी अगर हनन होता है या कोई भी चीज़ हमारे तरीके से नहीं होता है तो उसको हम लेके न्यायालय जा सकते हैं, न्यायालय हमें वो लागू करवा देगा। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, लेकिन हम उसको लेके न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक भाप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तित दर्शाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्लूटोनियम चट्टान, बी कह रहा है कायांतरिक चट्टान, सी कह रहा है तलछटी चट्टान और डी कह रहा है कि आग्नेय चट्टान। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, तो वो कौन सी चट्टान हो जाएगी, तो वो चट्टान हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कायांतरिक चट्टान, ठीक है। क्या हो जाएगा, कायांतरिक चट्टान हो जाएगी। ये भी आप याद रखिएगा, कौन सी चट्टान हो जाएगी, तो कायांतरिक चट्टान हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम देखिएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि सोडियम अर्धचंद्र, ठीक है, क्षेत्र किन देशों को मिलाकर बनता है, ठीक है। याद रखिएगा, हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं। किन देशों को मिला के सोडियम अर्धचंद्र बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि क्या भारत, चीन और म्यांमार शामिल है, बी कह रहा है कि पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान शामिल है, सी कह रहा है थाईलैंड, म्यांमार और लाओस शामिल है, डी कह रहा है कि तुर्की, सीरिया, लेबनान शामिल है। अगर हम बात करते हैं सोडियम अर्धचंद्र की, तो उसमें 3 देश आते हैं, याद रखिएगा। वो 3 देश कौन कौन से आते हैं, तो पाकिस्तान आता है, ईरान आता है और अफगानिस्तान आता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। अभी फिलहाल में ईरान में युद्ध चल रहा है, ठीक है। ये काफ़ी देशों से संघर्ष ले रहा है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में भिड़े हुए हैं, ठीक है। तो युद्ध मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे काफ़ी हलचल आपको देखने को मिल जाएगी। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही जानदार है कि पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नागपुर में काटते हैं, बी कह रहा है भोपाल में, सी कह रहा है झांसी में, डी कह रहा है ग्वालियर में। अगर हम बात करते हैं भारत की, मान लेते हैं कि ऐसे ये भारत बना हुआ है, ठीक है, एक क्षेत्र है। तो यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा, पूरब से पश्चिम ये गलियारा हो गया और उसके बाद उत्तर से दक्षिण गलियारा हो जाए। जो ये कट हो रहा है ना बीच में, तो यह कट कहाँ होता है, नागपुर में होता है, भोपाल में होता है, झांसी में होता है, ग्वालियर में होता है। अगर हम बात करते हैं तो यह कट कहाँ होता है, झांसी में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है, क्या है, रबी फसल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि चना, बाजरा, कपास, चावल, बाजरा, कपास और चना, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। देखिए इसमें क्या है, रबी, ठीक है। तो रबी के हिसाब से 2 अक्षर है, तो यहाँ पे भी 2 अक्षर आएगा, चना, क्या आएगा, चना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चावल जो हो गया यह खरीफ फसल है, बाजरा खरीफ फसल है, कपास खरीफ फसल है, इसमें आएगा चना आएगा, गेहूँ आएगा, सरसों आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं यह कहाँ आएगी, और रबी फसल में आएगी। क्या आएगा, चना आएगा, सरसों आएगा, गेहूँ आएगा, जौ आएगा। ये सारी जो फसलें हैं वो कैसी फसलें हैं, तो वो रबी फसल हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मुंबई, बी कह रहा है कोलकाता, सी कह रहा है कोच्चि और डी कह रहा है कि जमशेदपुर। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो जमशेदपुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, जमशेदजी टाटा, ठीक है, जिसे टाटा नगर से भी प्रसिद्ध है, जमशेदपुर के नगर से भी प्रसिद्ध है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो कभी कभी टाटा बोल देते हैं, ठीक है, टाटा नगर, ठीक है। तो
इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, टाटा नगर हो गया या जमशेदपुर हो गया, ये दोनों चीज़ एक ही जगह के दो नाम है, ठीक है। और जमशेदपुर वो है जिसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सराफ बाजार से, बी कह रहा है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, डी कह रहा है बंदूकों का बाजार, और सी कह रहा है कि शुद्ध धातुओं का बाजार। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का, तो ये किससे संबंधित है, तो सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गिल्ट एज्ड जो कि अगर हम बात करते हैं तो किससे संबंधित है, यह बाजार संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की संसाधन आवंटन रणनीति किस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है, हमें वो मॉडल बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हैराल्ड डोवर मॉडल, बी कह रहा है कि महानोबोलिस मॉडल, सी कह रहा है गॉडगिल फार्मूला, और डी कह रहा है कि जॉन डब्ल्यू मूलर। अगर हम बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, किसकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी, तो महानोलोबिस, ठीक है, मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप हमें लगे हाथ बता दीजिएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक स्टार्ट हुई थी। क्या हम पूछ रहे हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट हुई थी और इसका मेन सिद्धांत किस पे मतलब नवाचार करने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है, बताइएगा कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताएं जो वित्त मंत्री भी हुए हैं। क्या हुए थे, वित्त मंत्री भी हुए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करते हैं तो एच.एम. पटेल, बी कह रहा है कि सी.डी. देशमुख, सी कह रहा है सी सुब्रमण्यम, और डी कह रहा है कि सचिन चौधरी। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, तो वो कौन से गवर्नर हुए रिजर्व बैंक के जो वित्त मंत्री भी हुए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी.डी. देशमुख, सी.डी. देशमुख हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 19 नंबर कह रहा है कि रबी विपणन वर्ष 25-26 में गेहूं का एमएसपी क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 2275, बी कह रहा है कि 2350, सी कह रहा है हमारा कि 2425, और डी कह रहा है कि 2500 केजी, ठीक है, सॉरी कुंटल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 2425 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी, किसमें, 11 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मणिपुर, बी कह रहा है पंजाब, सी कह रहा है असम, और डी कह रहा है कि मध्य प्रदेश। अगर हम बात करते हैं कि सर्वाधिक किसकी साक्षरता दर थी, तो वो तो सबको पता है कि केरल, लेकिन ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं कि ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के हिसाब से मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करते हैं कि फर्स्ट सेकंड हम याद रखते हैं, बहुत ज़्यादा थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम 3 याद रखते हैं कि 3 कौन कौन से प्रमुख होते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ देता है, तो इस हिसाब से हम लोगों का आंसर बदल जाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम अपना रुख करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 21, सामान्य कार्य करने वाले विभिन्न अंगों के समूह को यहाँ पे खाली स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऊतक कहते हैं, बी मांसपेशियाँ कहते हैं, सी कोशिका कहते हैं, डी अंग प्रणाली कहते हैं। अगर हम बात करते हैं सामान्य कार्य करने वाले अंगों को के समूह को क्या कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 21 है, और अगर हम 21 की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, अंग प्रणाली कहते हैं, अग्नाशय बोलते हैं, ठीक है। अंग प्रणाली या अग्नाशय होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करती है।
ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि न्यूटन के प्रथम नियम का, और बी कह रहा है कि न्यूटन के द्वितीय नियम का, और सी कह रहा है कि न्यूटन के तृतीय नियम का, और डी कह रहा है कि संवेग के नियम का। अगर आप जब भी देखेंगे, आप किसी भी बस में या गाड़ी में बैठे हैं, जैसे ही वो ब्रेक लगाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्या करते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो वो जो नियम होता है वो न्यूटन का प्रथम नियम होता है। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम होता है और इसी को हम जड़त्व नियम भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, न्यूटन के प्रथम नियम और जड़त्व नियम। ठीक है, ये दोनों एक ही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वयस्क मनुष्य में, ठीक है, मनुष्यों में अग्रचर्वक दांतों का चर्वणक दांतों के साथ अनुपात क्या है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 2:3 का अनुपात है, बी कह रहा है कि 1:2 का अनुपात है, और सी कह रहा है कि 2:1 का अनुपात है, और डी कह रहा है कि 3:2 का अनुपात है। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, 2-3 का संबंध हो जाएगा। ठीक है, ये जो दांत होते हैं ना, ये चबाने वाले दांत होते हैं। ठीक है, आप जैसे देखेंगे यहाँ पे आगे जाएंगे तो 2 आपके नोकीले दांत होंगे, उसके पीछे आप देखेंगे तो 2 से थोड़ा सा सटा हुआ होगा। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे तो 3 तो आपके बिल्कुल लगे हुए दांत होंगे जो चौड़े चौड़े होंगे। ठीक है, और 2 ठो होगा उसके साथ थोड़ा सा पतला में होगा। ठीक है, और उसके बाद 2 जो होगा उसके बाद 1-2 दोनों साइड होगा, वो थोड़ा लंबा सा होगा, थोड़ा सा लंबा होगा आपके दांतों से। ठीक है, उसके बाद फिर आगे के 4 दांत होंगे जो बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, तो ऐसे करके इनकी संख्या गिनी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा CRT का पूर्ण रूप है। ठीक है, CRT का ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सर्टिक रे ट्रांसमिशन, बी कह रहा है कि कैथोड रे ट्रांसमिशन, सी कह रहा है सर्किट रे ट्यूब, और डी कह रहा है कि कैथोड रे ट्यूब। अगर हम बात करते हैं इसका राइट ऑप्शन का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैथोड रे ट्यूब। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैथोड रे ट्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है। ठीक है, यकृत में जो है कि संचित होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विटामिन के, बी कह रहा है कि विटामिन डी, और सी कह रहा है विटामिन ई, और डी कह रहा है कि विटामिन, ये सभी मतलब ये तीनों विटामिन जो है यकृत में शामिल होता है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तीनों के तीनों विटामिन जो होते हैं यह कहाँ संचित होते हैं, तो यकृत में होते हैं। कहाँ, यकृत में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी। कब, स्वतंत्रता के समय कह रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 75%, बी कह रहा है 85%, सी कह रहा है कि 60%, और डी कह रहा है कि 95%। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का, तो उस समय कितनी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी, तो लगभग 85% जनसंख्या जो थी वो गांव में निवास करती थी। सिर्फ 15% ही जनसंख्या थी जो कि शहरी इलाकों में निवास करती थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो एक बड़ा हिस्सा की अगर हम बात करते हैं तो ये जो बड़ा हिस्सा है यह कहाँ निवास करता था, तो यह निवास करता था गाँव में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, जिला स्तर पर विकास संबंधी गतिविधियों के एकीकरण की जिम्मेदारी किसे सौंपने की सिफारिश की गई थी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष, बी कह रहा है सांसद, सी कह रहा है कलेक्टर, और डी कह रहा है कि पुलिस अधीक्षक। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का, तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। सबको पता होना चाहिए कलेक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसको हम लोग डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अगला देखिएगा,
अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति 1966 की सिफारिश पर किन एजेंसियों का गठन किया गया था, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नाबार्ड का, बी कह रहा है कि साफडा का, जैसे SFDA का और MFAL का, और सी कह रहा है कि कपाट्स का, और डी कह रहा है कि DRDA का। अगर हम बात करते हैं कि किसके सिफारिश में एजेंसियों का गठन किया गया था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, SFDA और MFAL। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन के लिए गारंटी, जिसे VVG रामजी विधेयक 2025 के तहत केंद्र सरकार ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वित्त वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 100 दिन, बी कह रहा है कि 120 दिन, सी कह रहा है कि 125 दिन, और डी कह रहा है कि 150 दिन। अगर हम बात करते हैं तो यह विधेयक अभी हाल ही में पास हुआ था, जिसका नाम क्या है, तो विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन के लिए। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जी राम जी। जो पहले मनरेगा हुआ करता था उसी का नाम बदल के जी राम जी कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कितने दिन का लक्ष्य रखा गया है, टारगेट बनाया गया है कि एक मजदूर को इतनी जो है कि हमें रोजगार देना है, इतने दिन तक देना है। तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो कितना दिन रखा गया है, 125 दिन रखा गया है। कितना रखा गया है, 25 दिन रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 25 दिन का टारगेट रखा गया है कि 365 दिन, 365 दिन में से आप देखेंगे तो 125 दिन रोजगार देना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना UPCAMP विकसित अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मदद से चलाई जा रही है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक, जिसे ADB कहते हैं, बी कह रहा है विश्व बैंक, और सी कह रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, और डी कह रहा है कि जाइका। ठीक है, जाइका। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करते हैं, मुख्यालय कहाँ है, तो USA। कहाँ है, USA। वहीं अगर एशियाई विकास बैंक की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो फिलिस्तीन नहीं, फिलीपींस की राजधानी कहाँ है। अब बताइए हमें कमेंट करके कि फिलीपींस की राजधानी कहाँ स्थित है। ठीक है, और जहाँ फिलीपींस की राजधानी स्थित है वहीं पे इस बैंक का मुख्यालय स्थित है। किस बैंक का, तो एशियाई विकास बैंक। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। ओके, तो चलिए 30 क्वेश्चन आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे ही सेशन मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, तब तक के लिए अगले सेशन का वेट करिए। और प्रैक्टिस सेट आप देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी को एक नया रूप दिया जा सके। ओके, कोशिश यही रहती है कि आप जल्दी से जल्दी सफल हो जाएं। तो चलिए अब आप हमें विदा दीजिए और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।